हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू पे। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर नहीं है ये, एक कॉमन सा चैप्टर, एक बेस है मानो केमिस्ट्री का, या मैं कहूँ साइंस का एक बेस है। आप किस भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए बराबर है। आप सभी को याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, चाहे 9th 10th 11th 12th या फिर किसी भी प्रकार के कंपटीशन के अंदर अगर आप हैं तो आपको पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो चैप्टर है वो है प्रेजेंटेशन। टॉपिक है एक पीरियोडिक टेबल का, मतलब कि हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मानो आप इसे कहो या आवर्त सारणी। हिंदी मीडियम वाले इसे आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं और मैं कह रहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी क्लास में अगर आप हैं तो आपको ये जरूर से जरूर पढ़ना है। तो सबसे पहले कि आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक चार्ट है ये, जहां तत्वों को लगाया गया है, तत्वों को जचाया जाता है कि हम उनके बारे में, उनके गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर सकें। तो यहां आपके सामने दिख रही होगी पीरियोडिक टेबल। आपको बहुत अच्छे से आपको मैंने दिखा रखी कि देखो ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 से किसी बुक के अंदर 115 भी दे रखे हैं। 118 तत्वों की खोज अभी तक हो चुकी है। 118 तत्व यहां हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रेजेंट है। इसके अंदर देखो क्या क्या है। 118 तत्व है। इस 118 तत्वों के अंदर धातु भी है, मतलब सॉरी मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, और मेटलॉइड्स। मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी और मेटलॉइड्स भी हैं। इस पीरियोडिक टेबल को इस पीरियोडिक टेबल को सॉरी इस पीरियोडिक टेबल को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, मतलब अलग अलग ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है। थोड़ी जानकारी अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल की आपको दूं तो ये 118 तत्व जो लगाए गए हैं, जचाए गए हैं, इनके अंदर क्या है कि पहला मतलब 1 से लेकर 18 1 to 18 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप क्या है? ग्रुप ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइनें दिख रही है आपको, ये सभी ग्रुप्स हैं। ये सारे क्या है? ग्रुप्स है। और हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं। 7 क्या है? पीरियड्स हैं। 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको अब इन ग्रुप और पीरियड को भी ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है। ब्लॉक बोले तो एस ब्लॉक, उसके बाद आता है पी ब्लॉक, उसके बाद डी और उसके बाद एफ ब्लॉक। कहे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ब्लॉक हैं? 4 एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी होता है। सॉरी, 4 ब्लॉक हैं सारे के सारे। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ध्यान से सुनना, मैं एक फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, पहला और दूसरा जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। कैसे है? एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 3 से और ग्रुप नंबर 12 तक, 3 से 12, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। 3 से 12 वालों को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से और ग्रुप नंबर 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। याद से नोट भी करते रहना। उसके बाद ये जो नीचे दिख रहे हैं पीरियोडिक टेबल से बाहर, हर पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ये बाहर नजर आएंगे, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया, क्या बताया? मैंने ये बताया कि पहला और दूसरा जो ग्रुप है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक ग्रुप एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट। देन फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हो, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हो, हैवी मेटल्स भी कहते हो।
उसके बाद में फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 आप इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हो। ग्रुप नंबर जो 18 है, ग्रुप नंबर जो 18 है, लास्ट वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर नोबल गैसेस होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? नोबल गैसेस होती हैं। मैंने पहले ही आपको याद भी करवा दिया था कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करूं। जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट है, उसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। आप याद कैसे करोगे? आप करोगे है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। कैसे याद करोगे? है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ग्रुप नंबर सेकंड पे आते हैं। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उसके बाद में बेरियम और रेडियम। आप कैसे याद करोगे? आप याद करोगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद आता है देखो स्कैंडियम, फिर उसके बाद में यूटेरियम और यहाँ लेंथेनम आता है, La जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ La आता है और यहाँ Ac आता है। यहाँ Ac मतलब एक्टिनियम आता है, तो क्या लिखोगे? Sc मतलब स्कैंडियम, यूटेरियम, लेंथेनम और एक्टिनियम। कैसे याद करोगे? स्कूटर यामाहा ला 1। कैसे याद करोगे? स्कूटर यामाहा ला 1। उसके बाद में टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। तो आप कैसे याद करोगे? टी जरा हाफ मतलब आधा कप चाय। उसके बाद नेक्स्ट है वेनेडियम, नायोबियम और टैलेंटियम। आप कैसे याद करोगे इसे? इसे याद करोगे वो नवाब था। कैसे याद करोगे? वो नवाब था। देन नेक्स्ट इज क्रोमियम, उसके बाद मोलिबडेनम और टंगस्टन। आप कैसे याद करेंगे इसे? देखो ये ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट, ऐसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट को कैसे याद करेंगे? स्कूटर यामाहा ला 1। उसके बाद में ग्रुप नंबर 4 है, वो करोगे टी जरा हाफ मतलब आधा कप चाय पीनी है आपको, वैसे चाय पीनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में आता है वो नवाब था, ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 6 को आप याद करेंगे क्रोमाटन, टन फॉर टंगस्टन, डब्ल्यू साइन है इसका, टंगस्टन, क्रोमाटन। और उसके बाद में ग्रुप नंबर 7 तक आते हैं। यहां है मैग्नीज, टेक्टिनियम और ये है Re। तो आप कैसे याद करेंगे? मन तक रे। कैसे याद करेंगे? मन तक रे, मन फॉर मैग्नीज Tc और फिर Re तक रे। फिर नेक्स्ट आता है Fe मतलब आयरन, उसके बाद में रुथेनियम, उसके बाद में आता है ओस्मियम। तो आप कैसे याद करेंगे? फेरस, फेरस, फेरस याद करेंगे आप इसे। फिर उसके बाद में आता है निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो आप इसे याद करेंगे नहीं पढ़ोगे पिटोगे। कैसे याद करोगे? नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ऐसे आप इसे याद करेंगे। ठीक है, ये मैंने ज्यादा ही कुछ बना दिया, खैर इसे मिटा लेते हैं। हाँ, उसके बाद ग्रुप नंबर 11 के ऊपर आते हैं। ग्रुप नंबर 11 है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो नाम ही अच्छा है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। देखो धातु आ रहे, सिल्वर और गोल्ड आ रहा है मतलब चांदी चांदी, सोना सोना। उसके बाद में आप इसे याद कैसे करेंगे? ग्रुप नंबर 11 के कौन आगे आया। कैसे याद करेंगे? कौन आगे आया। उसके बाद लास्ट है, ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ता है। ग्रुप नंबर 12 को आपको याद करना पड़ेगा जिंक, कैडमियम, Hg मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी आपको ऐसे के ऐसे याद करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा यहां तक। तो फिर आते हैं ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट के ऊपर, 13वें ग्रुप के तत्व जो हमें याद करने हैं। यहाँ कौन कौन से तत्व हैं पहले? तो यहाँ है बोरोन, उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टैलेंटियम। तो आप याद कैसे करेंगे? बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कैसे याद करेंगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला मतलब आलू, बैंगन, गाजर सबको थैले में डाल दो। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट, कार्बन फैमिली जिसे आप कहते हो, जहां कौन कौन है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और Sn है जिसको आप टिन कहते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है Pb जिसको लेड आप कहते हो। याद कैसे करोगे? याद करोगे कहे सीता जी सुनो प्रभु। सीता जी राम जी से कह रही हैं कि कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर नेक्स्ट जो है ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन फैमिली। यहां कौन कौन है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो आप कैसे याद करेंगे? नहीं पढ़ोगे, आप याद कैसे करेंगे? नहीं पढ़ोगे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं भी
हाँ, मिटाने के चक्कर में भूल गया, खैर भूला नहीं हूं। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट मतलब नाइट्रोजन। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। कैसे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, आपको ऐसे याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट को हेलोजन कहा जाता है। और ये जो हेलोजन है ये कौन कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टाइन। याद कैसे करेंगे? फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। कैसे याद करोगे? फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट 18th ग्रुप के एलिमेंट है। 18th मतलब जिनको नोबल गैसेस कहते हैं। कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं तो आप कैसे याद करोगे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। कौन कौन सी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन और रेडोन। तो याद कैसे करोगे? हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। तो आप ऐसे पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। खैर, पीरियोडिक टेबल को बनाने में ये जो दो आपको चित्र दिख रहे हैं ये बहुत काम के हैं। इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। देखो ये बाबा जो है ये मेंडलीव हैं जिन्होंने पहले पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया था। कुछ 56 से 57 एलिमेंट्स को इन्होंने लगाया था उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। फिर आते हेनरी मोजली, इन्होंने भी काफी काम किया कि भाई पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया। तो ये दोनों जो बाबा हैं, ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं सॉरी, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया कि हमें पीरियोडिक टेबल आसानी से याद हो जाए। तो इनके बारे में खैर इनका जो कार्यकाल रहा मतलब ये कब से कब तक रहे तो ये 1834 से 1907 तक और ये 1887 से 1915 तक। खैर इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। अब आता है कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? Periodic table just is a chart in which elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers। एक चार्ट है जिसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है उनके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। फिर यहाँ क्या क्या आता है? पीरियोडिक टेबल इज ए कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन द टेबल। उसके बाद में पीरियोडिक लॉ। यहाँ पीरियोडिक लॉ क्या कहते हैं? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ये कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एक निश्चित समय पर, एक निश्चित आवर्त पर, एक निश्चित पीरियड पर एटम्स एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती हैं, ऐसा इन्होंने कहा। कहता है कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड पीरियोडिकली, मतलब रिपीट होती है। उसके बाद में व्हाट डिड मेंडलीव मिस? मेंडलीव मैंने कहा ना 56 एलिमेंट्स के आसपास थे मेंडलीव ने लगा दिए उनके बढ़ते एटॉमिक मास पे। मेंडलीव से गलती क्या हुई? मेंडलीव से बहुत सारी गलतियां हुई वैसे तो, कि कुछ मास के तत्व उन्हें मिले नहीं थे, एलिमेंट्स उन्हें मिले नहीं थे तो उन्हें मिस करके उनकी जगह नहीं छोड़ी। तो कहता है न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, बाद में मिले। कहता है कि इट बिकेम एविडेंट दैट पीरियोडिक टेबल वाज नॉट ए करेक्ट इन ऑर्डर। कहता है कि बाद में नए तत्व मिले, नए एलिमेंट मिले, फिर पता लगा कि मेंडलीव ने इनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी। अगर जगह छोड़ देते तो उसी पीरियोडिक टेबल को हम याद कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पहला था, अरे ये क्या हो गया, हमारा माइक जो है ये गिर गया था, खैर छोड़ो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक्चुअल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये मेंडलीव ने कहा कि हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई वो थी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी है? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। कहते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स आर arranged by increasing atomic number, elements with similar chemical and properties occur in a regular interval। वही कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं अगर आप उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं तो भी। खैर, एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के फायदे क्या क्या हुए? एक तो इसे याद करना आसान हो गया पीरियोडिक टेबल को, इजी टू स्टडी केमिस्ट्री। और उसके बाद में सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च बिकम अवेलेबल, और भी बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल हुई। उसके बाद नए एलिमेंट्स का जो प्रेडिक्शन था, खोज थी या उनका जो अनुमान लगाना था वो सही हुआ। उसके बाद कहता है कि आइडेंटिफाई द
पार्ट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कैसे क्या क्या दिया हुआ होता है, देखो ये x करके दे रखा है, एलिमेंट का सिंबल होता है। एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, जैसे x है, ये मान लो मैं क्लोरीन मानता हूं, ठीक है। A क्या है, एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा होता है 17। उसके बाद में Z क्या है, एटॉमिक मास, मैं कहता हूं 35.5, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा, जैसे ये लिख रखा, एक एग्जांपल दे रखा है कि मोलिबडेनम का एटॉमिक सिंबल MO होता है। फिर उसके बाद में एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 42 मतलब 42 होता है। फिर इसका एटॉमिक मास नीचे लिखा होता है जो होता है 95.94, ये मैंने लिखा है। खैर उसके बाद हम चलते हैं आगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। कहते हैं कि द रिकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अरेंज इन द पीरियोडिक टेबल रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। कहते हैं कि अगर ये बार बार रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल, इनको पीरियोडिसिटी कहा जाता है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, एक एटॉमिक रेडियस होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसे आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी आप जानेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के नाम से, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ये 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम आज पढ़ने वाले हैं। खैर पहला आता है एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस क्या है। Atomic radius may be defined as the distance from nucleus to outermost electron. एटम के न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी होती है वो एटॉमिक रेडियस होती है। लेकिन यहां समस्या ये है कि ए सिंगल एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक अकेला परमाणु, एक अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर क्या हो, तो ये जो एक एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करता है। 2 हाइड्रोजन के एटम है, इनके जो दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की दूरी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब इस बॉन्ड लेंथ को अगर आप डिवाइड कर दो हाफ में, तो ये जो रेडियस बच जाती, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की जो दूरी है, यही एटॉमिक रेडियस है। यही क्या है, एटॉमिक रेडियस है। 2 एटम जो मतलब आपस में जुड़े हुए बॉन्डेड एटम्स है, उनकी बॉन्ड लेंथ का जो आधा होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। या इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, ये क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। उसके बाद कहता है कि ये एटॉमिक साइज भी एक ही बात होती है, एटॉमिक रेडियस है एटॉमिक साइज। अब कहता है कि इसमें वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस कहां बढ़ती है कहां घटती है वो देखते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें, अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि हर बार जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हर अगले एटम के ऊपर एक नई शेल ऐड होती है। नई शेल एडिशन के कारण क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो कैसे लिखेंगे कि ऑन मूविंग अप टू डाउन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ ए न्यू शेल ऑन एवरी नेक्स्ट एटम, ठीक है। उसके बाद आते हैं पीरियड की बात करते हैं। अगर हम किसी भी पीरियड के अंदर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। तो देखो लिख रखा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड के अंदर डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बढ़ जाता है, thus atomic radius decreases। फिर मैंने लिखा कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है एक ग्रुप के अंदर। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, शेल इंक्रीज करती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, मतलब रिपल्शन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ वीकर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। तो कैसे याद करेंगे,
एक ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस क्या कर जाता है, ये डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, या आप इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहेंगे। क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मतलब कि इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज की हुई एनर्जी को ही क्या कहते हो, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो। तो लिखा है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब अगर आपको सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी या इसे प्रोवाइड की गई एनर्जी को ही क्या कहोगे आप, आयनाइजेशन एनर्जी कहोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी कब बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कब घटेगी। जब एक ग्रुप के अंदर जाते तो सुनो ध्यान से, अब एक ग्रुप के अंदर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। जैसे ये सोडियम है और यहां पे मान लो मैं फ्रेंशियम मान लेता हूं, ठीक है, तो सोडियम का साइज छोटा है, फ्रेंशियम का साइज बड़ा है। यहां इसका न्यूक्लियस और यहां इसका इलेक्ट्रॉन, यहां इसका न्यूक्लियस और यहां इसका इलेक्ट्रॉन। छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थोड़े पास पास होते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। जब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। सेम है जैसा ही जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो साइज बढ़ा, जब साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी भी बढ़ गई। अगर ये दूरी बढ़ी तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया। कम हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें आसानी होगी, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि जब हम एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। एक पीरियड के अंदर जब लेफ्ट से राइट जाते तो साइज छोटा होता है, साइज छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। मशक्कत ज्यादा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। तो कह रखा है when we moving left to right of the period the number of electrons increases and the strength of shielding increases. As a result it is easier to valence electron ionize, then thus the ionization energy decreases on down the group. लेकिन यहां as you move down the group first ionization energy decreases and outermost one, उसके बाद में कहता है कि as you move across the period first ionization energy increases and then decreases। ये आगे आप पढ़ लोगे आराम से। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द एनर्जी चेंज व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। कहता है कि इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो जो एनर्जी चेंज होता है किसी एटम के अंदर वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया Cl-, इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी चेंज है वो कितना है, -348 किलोजूल पर मोल के बराबर। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकता है कि एक्सोथर्मिक भी और एंडोथर्मिक भी। कोई जैसे Cl है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ये ले लेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा एनर्जी को। कोई एटम ऐसा जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो दोनों टर्म थोड़ी सी चेंज है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन दोनों में स्लाइड सा डिफरेंट है। लोग मान लेते हैं कि ये दोनों टर्म एक है, लेकिन दोनों एक नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि द एनर्जी रिलीज और गेन बाय एन एटम, द एनर्जी रिलीज और गेन बाय एन एटम बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लेने पर जो एनर्जी निकलती है या जो एनर्जी दी जाती है किसी एटम को वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है।
It is the tendency to attract an electron from a bond is known as electronegativity. कहते हैं कि measure of the tendency to atom to attract a bonding pair of electron is called electronegativity. ये भी सेम है जैसा ये लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अप टू डाउन डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, अप टू डाउन जब किसी ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो ये डिक्रीज करती है। ठीक है, ट्रेंड देखो लिख रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ऑन डाउन द ग्रुप, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सुंदर सा जो टॉपिक था पीरियोडिक टेबल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए अपलोड होते रहते हैं, नए नए कोर्स आपके लिए आते रहेंगे। अगर आप लोगों पहले से चैनल से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करना, मतलब लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबरिंग्स के साथ में जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें, हमें मोटिवेशन ऐसे ही मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस, अब आप अपनी पढ़ाई कीजिए और हम भी अब चलते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।